जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है कि हिस्ट्री के जो बेसिक टेस्ट हुए हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो 45 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके तहत क्या करेंगे कि विभिन्न प्रश्नों को बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी कह रहा है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी कह रहा है परमाल रासो, ऑप्शन डी कह रहा है भीषल देव रासो। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि चंद्र बरदाई ने क्या किया था कि आपको पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। वहीं आपको ऑप्शन नंबर बी में है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो आपको जयानक है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए, दो में क्या करा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी जो है वो आपको इति सिंह है। तो देखिए, तो भारत का दौरा करने वाला जो सबसे पहला विदेशी यात्री है इसमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर वो हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। तो सबसे पहले जान लीजिए मेगास्थनीज भारत कब आया था। तो मेगास्थनीज आपको 305 ईसा पूर्व में भारत आया था और 298 ईसा पूर्व तक ये क्या रहा था कि आपको भारत में रहा था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो आया था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सिल्कस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए, फाहियान जो है वो आपको चीन का बौद्ध यात्री है, इसे भी आपको समझ लेना है। ह्वेनसांग ये भी आपको चीन का बौद्ध यात्री है, इति सिंह ये भी चीन का बौद्ध यात्री है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत और 399 से 414 ईस्वी तक क्या हुआ था कि आपको भारत में रहा था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ह्वेनसांग 629 में भारत आया था और 644 ईस्वी तक भारत रहा था। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए मेगास्थनीज। चलिए, तीन में मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो आपको इंडिका है। क्या है, इंडिका है। तो तीन का सही आंसर डी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न आएगी, ठीक है ना, इंडिका है क्या। तो यह आपको एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए, उसके बाद ऑप्शन ए में है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो आपको चाणक्य है। उसके बाद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है भारत का सबसे आपको प्राचीन वेद है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी में आपको पुराण। तो याद रखिएगा, पुराण की जो संख्या है वो आपको 18 है, ठीक है ना। लेकिन वेद की संख्या पूछेगा तो आपको याद रखना होगा कि यह 4 है। चलिए आगे चलते हैं। आपको चौथा नंबर प्रश्न में क्या करा, फाहियान कहाँ का निवासी था। देखिए, ऑप्शन ए करा भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वर्मा। तो अभी बताए थे कि फाहियान जो है वो आपको चीन का यात्री है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न में फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। अभी बताया गया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन चीजों को याद रखना है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपको गुप्त वंश का राजा है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम भी जो है वो आपको गुप्त वंश का राजा है। अशोक जो है वो आपको मौर्य वंश का शासक है। इन चीजों को याद रखना है। हर्षवर्धन जो है वह आपको क्या है, पुष्यभूति वंश के शासक है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न में हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए, ऑप्शन ए करा फाहियान, ऑप्शन बी इति सिंह, ऑप्शन सी आपको मेगास्थनीज, ऑप्शन डी ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में आने वाला जो चीनी यात्री था वो आपको ह्वेनसांग था, जो 629 में भारत आया था, 644 ईस्वी तक भारत रहा था और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है सीयू की। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, ऑप्शन नंबर ए फाहियान। तो फाहियान जो है वो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज जो है वो आपको ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके दरबार में क्या हुआ था, भारत आया था। इति सिंह जो है यह आपको जो भारत आया था वो आपको मतलब 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भारत आया था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। चलिए, 7 में तो 6 का सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा ये जान लीजिए। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 7 में अलबरूनी किसके शासन काल के इतिहासकार था। तो देखिए, अलबरूनी जो है वह आपको महमूद गजनबी के शासनकाल का क्या है, इतिहासकार है। और आपको पता होगा कि अलबरूनी जो भारत आया था 224 में, ठीक है ना, और 230 तक रहा था। तो अलबरूनी जो भारत आया था वह आपको किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ ही आया था। और अलबरूनी का एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है किताब उल हिंद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझ जाना है। और अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने क्या किया था, पुराणों का अध्ययन किया था। चलिए, 8 में क्या करा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इब्न बतूता भारत 1333 में पहुंचा था और 1342 तक यह भारत रहा था। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में भारत आया था। तो आपको यहाँ से आंसर याद रखना होगा कि वह शासक जो था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह था आपको मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के दरबार में यह क्या हुआ था कि भारत आया था। चलिए, तो 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। 9 में
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कितना है ये भी जान लीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 है। तो इन चीजों को याद रखना है। चलिए 10 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी यह आपको 1861 में हुई थी। कितना में हुई थी? 1861 में। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम डायरेक्टर थे वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और याद रखना है कि अभी जो पुरातत्व विभाग का मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो आपको नई दिल्ली में है। तो इन चीजों को बेहतर तरीके से समझना है। चलिए 11 में भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और आप याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही क्या हुआ था कि 1872 में संपूर्ण भारत में क्या हुआ था कि आपको पुरातात्विक विषयों पर क्या हुई थी कि आपको खोज हुई थी। तो 11 का आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 12 में निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यह आपको दयाराम साहनी, क्योंकि आपको पता होगा दयाराम साहनी ने ही 1921 में क्या किए थे कि आपको हड़प्पा का खोज किए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो खोजा गया नगर था वो आपको हड़प्पा ही था। तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 13 में हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 में सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो आपको कौन है? ठीक है ना। तो इसमें आपको एक है दयाराम साहनी और एक है राखल दास बनर्जी। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो दयाराम साहनी ने 1921 में क्या किया था कि हड़प्पा का खोज किया था और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो कहा था पिगट महोदय ने कहा था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है कि नगर भी है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 14 का सही आंसर ए हो जाएगा। 15 में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह आपको सर जॉन मार्शल थे। तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल 1902 में क्या हुए थे कि पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे, ठीक है ना। तो जब ये पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे उसी समय 1921 में क्या हुआ था कि हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो वहीं आपका प्रश्न करा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह आपको सर जॉन मार्शल थे। चलिए 16 में न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 17 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसेप। यानी कि अशोक के शिलालेख को जो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि अशोक के अभिलेख को खोजा गया था वो आपको 1750 में टी फेनथेलर के द्वारा। तीन बातों को अच्छे से याद रखना है। चलिए 18 में अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है, ठीक है ना, वह आपको प्राकृत भाषा में है, ठीक है ना। जबकि लिपि पूछेंगे तो ब्राह्मी। तो देखिए तो अशोक के अभिलेख कई लिपियों में मिला, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अरमाइक, यूनानी। तो इसमें से एक चीज याद रखिएगा, आपकी ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि जो है वो आपको दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इन बातों को भी अच्छे से याद रखना है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए 19 में प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो देखिए दाईं से बाईं ओर कह रहा है तो ये हो जाएगा आपको खरोष्टी। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना वो आपको किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख कहेंगे तो रुद्रदामन से, ठीक है ना। नासिक अभिलेख जो हो जाएगा वह बल्लभी श्री से। और नानाघाट गुहा अभिलेख जो है वह आपको किससे? सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हाथी गुम्फा क्या हो जाएगा? खारवेल। जूनागढ़ हो जाएगा आपको रुद्रदामन, नासिक बल्लभी श्री, ठीक है ना। और इसके बाद नानाघाट जो हो जाएंगे वो आपको सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो है नागनिका, इससे संबंधित है। तो 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। 21 में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? तो यह आपको समुद्रगुप्त था। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। इन बातों को अच्छे से याद रखना। और यह गुप्त वंश का शासक था। इन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। अशोक, इनका संबंध मौर्य वंश से है। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध जो है वो आपको गुप्त वंश से है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 22 में भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। ऑप्शन ए आहत सिक्के, ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन सिक्के,
सी में है सिथियन सिक्के, डी में पार्थियन सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आहत सिक्के। तो आपको पता होगा कि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के आपको मतलब कहा जाता है और साहित्य में इसी को करसार्पण कहा गया। तो इन चीजों को याद रखना है। चलिए 23 में निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा कुषाण। तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे अधिक क्या किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के जो थे उसे क्या किए गए थे कि आपको जारी किए थे। जबकि भारत में सोना का सिक्का जो सबसे पहले जारी किया था वो आपको कौन जारी किया था? तो मतलब इंडो ग्रीक ने यानी कि हिंद यूनानी ने जारी किया था। जबकि गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में क्या किए थे कि आपको सोने के सिक्के जारी किए थे। और शक जो थे हमारे भारत में चरागाह की तलाश में क्या हुए थे कि आपको भारत आए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो ये आपको सीसा को, और आपको याद रखना है कि सीसा का सिक्का चलाने वाला जो आपको इतिहास में पहला वंश था वो आपको कौन था? तो सातवाहन शासक था, ठीक है ना। और सातवाहनों का समाज मातृ सतात्मक था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। सातवाहन वंश के संस्थापक अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 25 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है ना, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी आपको 1863 में पहली बार, ठीक है ना। तो ये क्या थे? तो करा एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, ठीक है ना, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो दिए गए जो विकल्प है उसमें सबसे बेस्ट होगा आपको बी नंबर ऑप्शन ए, एक भूवैज्ञानिक, ठीक है ना। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा एक भूवैज्ञानिक। चलिए 26 में पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो देखिए पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वो था आपको शिकार, मतलब कि खेलना, मतलब शिकार को खोजना, यही था, ठीक है ना। तो 26 का सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जो आपको पूर्व पाषाण कालीन लोग थे उनके जीविका का मूल आधार जो था वो क्या था? शिकार ही था। चलिए 27 में भीमबेटका को यूनेस्को के विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखिए भीमबेटका को यूनेस्को के विरासत सूची में आपको 2003 में क्या हुआ था? शामिल किया गया था। और याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा की खोज 1958 में हुआ था। क्या हुआ था? 1958 में हुआ था। विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1958 में। तो इन चीजों को याद रखना है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भीमबेटका की गुफा को किसने खोजा था? तो विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। इन चीजों को याद रखना है। और इसे यूनेस्को की विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा यूनेस्को। तो देखिए यूनेस्को का सबसे पहले आपको पूर्ण पता होना चाहिए। तो इसका पूर्ण होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 28 में पूरा पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो देखिए तो मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया जो सबसे पहला पशु था वो आपको कुत्ता था। तो 28 का सही आंसर भी हो जाएगा। 29 में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह क्या था? तो देखिए तो मानव द्वारा जो मतलब क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था, ठीक है ना, वह आपको क्या था? तो चावल था। क्या था? चावल था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो 29 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 में निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे? देखिए ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, शुंगों ने, कुषाण शासकों ने। तो देखिए तो बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्रा चलाए थे कुषाण शासकों। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 31 में सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त काल में क्या हुए थे कि जारी किए गए थे। तो देखिए यहाँ से गुप्त काल आया तो गुप्त वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा जो आपको श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। कुषाण वंश के कहेंगे तो यह हो जाएगा आपको कुजुल कटफिसस, ठीक है ना। मौर्य वंश के तो यह हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए 32 में निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के जो है वो आपको मिले हैं? तो देखिए तो रोमन सिक्के जो है भारत में अरिकमेडु से मिले हैं। और ये जो अरिकमेडु है साथियों ये कहाँ है? तो पदुचेरी के निकट है। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना। तो 32 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में इतिहास के पिता की पदवी किसे दिया गया है? तो देखिए 33 नंबर प्रश्न को। तो देखिए इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में से किससे संबंधित है? तो ये आपको हेरोडोटस से। और याद रखिएगा हेरोडोटस कहाँ के थे? तो आपको यूनान के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ए। चलिए 34 में तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो देखिए बीसी का पूर्ण रूप होता है बिफोर क्राइस्ट, नहीं तो इसी को कहा जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना है उसको जो व्यक्त किया जाता था वो आपको किस में व्यक्त किया जाता था? बीसी में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना था। 34 का सही आंसर ए हो जाएगा। 35 में कार्बन डेटिंग निम्न में से
देखिए क्या करा कि कार्बन डेटिंग निम्न का आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जीवाश्म। क्या हो जाएगा? जीवाश्म। ठीक है ना। और आपको एक चीज याद रखना है कि कार्बन 14 विधि का जो खोज हुआ था वह आपको 1946 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1946 में। और कार्बन 14 विधि की खोज किया था कौन किया था? BF लीबी ने किया था। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। किसी जीवाश्म से कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपको रेडियो एक्टिविटी यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं रेडियो धर्मिता। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए 35 का सही आंसर ए हो जाएगा। 36 में कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो आपको चाणक्य है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। तो 36 का सही आंसर डी हो जाएगा। और पुराण के रचयिता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र रोगशर्मा। चलिए 37 में अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए अष्टाध्यायी जो है वो आपको पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। अष्टाध्यायी 700 ईसा पूर्व में क्या किया गया था? को लिखा गया था। अष्टाध्यायी का मतलब हो गया कि 8 अध्याय वाली पुस्तक। ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से समझना। और अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की क्या है कि आपको पहली पुस्तक है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। ठीक है ना। तो 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। 38 में महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो देखिए महाभाष्य के रचनाकार जो है वो आपको पतंजलि है। तो इन बातों को अच्छे से देखना है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। ठीक है ना। जबकि सॉरी हाँ चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है कालिदास। तो कालिदास जो है ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या है? संबंधित है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 39 में तो सबसे पहले 38 का सही आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा 39 में कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक जो था वो आपको कौन था? तो देखिए तो कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का जो नायक था ध्यान से सुनिएगा वह आपको अग्निमित्र था। क्योंकि मालविका अग्निमित्र जो है वो आपको क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और इस नाटक में मालविका और अग्निमित्र के जो अथाह प्रेम है ठीक है ना उसके बारे में कालिदास ने क्या किया कि आपका वर्णन किया है। चलिए तो 39 का सही आंसर सी हो जाएगा। 40 में हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? हर्षचरित आपको बाणभट्ट के द्वारा। तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है। कालिदास जो कि आपको मालविका अग्निमित्र लिखे हुए हैं ठीक है ना। और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। वाल्मीकि आपको रामायण लिखे हुए हैं। वेद व्यास महाभारत के रचनाकार है। तो इन सब चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए 41 में विक्रमांक देव चरित के रचनाकार कौन है? तो विक्रमांक देव चरित के जो रचनाकार है वह आपको कौन है? तो वह आपको बिल्हन होगा। क्या होगा? बिल्हन। तो 41 का सही आंसर आपको भी होगा। इसमें विक्रमादित्य 6 के बारे में क्या किया गया है कि आपको चर्चा किया गया है। चलिए 42 में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। और यह पूर्व पाषाण काल का क्या है कि आपको गुफा है। तो इन चीजों को देख लेना है। तो 42 का सही आंसर ए हो जाएगा। 43 भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो ये आपको नर्मदा घाटी। ठीक है ना। तो 43 का सही आंसर भी हो जाएगा। और नर्मदा के बारे में याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की क्या है कि आपको सबसे प्रमुख नदी है और इसकी उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से होती है। इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना। चलिए 44 भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो ये आपको 1863 में थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे। और यह आपको क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। तो इन चीजों को अच्छे से समझना है। चलिए 45 में तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप जो होता है एनो डोमिनी। यह बिहार एसएससी आपको इंटरमीडिएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। बीसी पूछता है तो आप कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।